नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11 12 के प्लेटफॉर्म पे। एंड दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को कवर करेंगे इन वन शॉट। इसके जो बाद वाले चैप्टर्स हैं दैट इज 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, बेटा इनका वन शॉट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो तुम लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि सर हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा। सर को 5 से 7 दिन दे दो, बचे हुए चैप्टर्स के भी वन शॉट अपलोड कर दूंगा। तो बेटा अगर हम लोग वेक्टर की दुनिया में जाते हैं ना, तो वेक्टर की दुनिया में आप पहले गए हुए हो। 11th में जब आप फिजिक्स पढ़ना चालू करते हो दोस्तों, तो मैथमेटिकल टूल्स में आपने वेक्टर के बारे में समझा है ना। वहां पर आपने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो सब चीजें समझी हैं। तो हम लोग उसी नॉलेज को थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल लगाएंगे। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सवाल, रिसेंट टाइप में कैसे पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं, वो सब सवाल आपको करने को मिलेंगे। और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सारी चीजें एकदम जीरो स्क्रैच से कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बता दिए, ये वाला गेम नहीं। एकदम जीरो से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। चलो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो आई थिंक 100 में से 100 बच्चा बेटा ऐसे हाथ खड़ा करके बोलेगा कि सर वेक्टर इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एसोसिएटेड टू इट। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बेटा? एरो फॉर्म से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर आपको ये ए बी वेक्टर दिख रहा है। जो ए है ये वेक्टर का क्या है? इनिशियल पॉइंट, और बी जो है वो फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट है दोस्तों। और इसको लिखा कैसे जाता है? ऐसे, वेक्टर ए बी, ए बी के ऊपर ऐसे एरो। इसी चीज को बेटा हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल केस अल्फाबेट से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली लाइक वेक्टर ए। अब ये जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के ऊपर ऐसे मॉडुलस का साइन लगा दो, या तो सिंपली ए बी लिख दो। और अगर ये वाली रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो बेटा, तो कैसे लिख दोगे? ऐसे लिख दोगे, या फिर सिंपली ए लिख दोगे। सारी बातें बेसिक हैं ये, ठीक है। इसके बाद बेटा हमको समझना है पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस ले ली बेटा, और मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। मैंने क्या किया बेटा, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया और देखो एक वेक्टर को फॉर्म किया, ऐसे ओपी वेक्टर। ये जो ओपी वेक्टर है ना, इसको मैं आर वेक्टर भी बोल देता हूं। पोजीशन वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय आर वेक्टर। तो ये जो ओपी वेक्टर है ना बेटा, दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसको मैं आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ऐसे ही बेटा यहां पर भी तुमको दिख रहा है कि सर ने क्या किया है, दो पॉइंट्स लिए ए और बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कैसे दिखेंगे? ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर। इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? ओ ए वेक्टर इज आर वन वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज आर टू वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का सिंपल सा मतलब है कि भाई जो आपका ये पॉइंट है, आप उसको ओरिजिन से मिलाओगे, जो आपकी वेक्टर फॉर्मेशन यहां पर बन रही है वो आपका क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। सिंपल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को आप बता सकते हो क्या, तो इतनी बेसिक आपको 3D ज्योमेट्री की सेंस तो पक्का होगी कि आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना जानते हो 3D ज्योमेट्री में। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? ओपी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेसिक चीजें हैं, सबको ये बातें पता है, 11th में आपने पढ़ी होंगी। अब जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये कुछ नया है। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा इसके ऊपर ना क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और इसकी एप्लीकेशन आप लोगों को 3D ज्योमेट्री में भी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में वेक्टर्स में पढ़ा रहा हूं भले ही, लेकिन इसकी जो ज्यादा एप्लीकेशन है वो आपको 3D ज्योमेट्री में देखने को मिलेगी। तो क्या है भाई डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज? उसको समझने से पहले यहां डायग्राम पर आ जाओ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और अपन ने क्या किया बेटा? ओपी वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ले लिया यहां पर, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स वाई जेड हो गए। अब मैं बोल रहा हूं कि जो ये ओपी वेक्टर है ना, जो ये आर वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड के साथ ना अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है रिस्पेक्टिवली। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अपनी स्टेटमेंट। जो ये आपका आर वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है रिस्पेक्टिवली। तो ये जो एंगल्स है ना बेटा, इनको बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय आर वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंड दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स।
अब बेटा इन्हीं एंगल्स के आगे अगर आप कोसाइन लगा दो यानी कि कॉस लगा दो तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर वेक्टर के, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर। अब यही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये सब की सब डेफिनेशन में बता रहा हूं आपको। और यही जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को हम लोग एम से, और कॉस गामा को हम लोग एन से। समझ आ गई सारी डेफिनेशन? अब देखो और मजा आने वाला है। अब अपनी थोड़ी सी ना दिमाग की खिड़कियां खोल लो और विजुअलाइजेशन कर लो ऑन। ये ना बेटा अपना आर वेक्टर, जिसके आप लोगों को यहां पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स, वाई एंड जेड। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग क्या करो, इस ओपी वेक्टर से ऐसा ना परपेंडिकुलर गिराओ, कहां पर? एक्स एक्सिस पे। आप लोग क्या करिए, ओपी वेक्टर से ऐसा परपेंडिकुलर गिराइए बेटा, किस पे? एक्स एक्सिस पे। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इसको विजुअलाइज करोगे। तो आपने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर गिराया एक्स एक्सिस पे। जब आप बेटा ओपी से परपेंडिकुलर गिराओगे एक्स एक्सिस पे, तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये वाला कंपोनेंट जो होगा ओ ए की लेंथ क्या होगी? एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं होगी, एक्स यूनिट के बराबर नहीं होगी। वही चीज मैंने यहां पे लिख दी। और ये चीज, ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहां से अगर मैं कॉस अल्फा लिखना चाहूं, कॉस अल्फा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स बाय आर हो जाएगा क्या? आर क्या है बेटा? अभी बताया आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कॉस बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां से ओपी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वाई एक्सिस पे। तो अब आपको पता है जो ट्राइंगल बनेगा उसमें ये वाई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो और ये बीटा हो जाएगा। तो कॉस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? वाई अपॉन आर। सिमिलरली बेटा जो आपका कॉस गामा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जेड अपॉन आर। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, जहां पे एक्स वाई जेड क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, और आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से समझना, यहां पर आपको कुछ ना प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं जो आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि सवाल इससे आते हैं। अगर मैं बोलता हूं इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, तीनों को ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो देखो एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिखेगा, मतलब खट खट वन आएगा आंसर। और आपको सर ने बताया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग प्यार से एल एम एन बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड यहां से सवाल बनते हैं मुन्ना। ठीक है, यहां से सवाल बनते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी और बातें करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझना, अगर आप इसको L बोल रहे हो, इसको आप M बोल रहे हो, ठीक है, और इसको आप N बोल रहे हो, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि X क्या होगा L की टर्म्स में? LR। Y क्या होगा? MR। और Z क्या होगा बेटा? NR। तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इनको कोसाइंस की टर्म्स में, डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? एक्स को कैसे लिख सकते हो बेटा? कॉस अल्फा टाइम्स, कॉस अल्फा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। वाई को कैसे लिख सकते हो? कॉस बीटा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जेड को कैसे लिख सकते हो? कॉस गामा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है भाई, ये दोनों चीजों को याद रखना। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको भी थोड़ी सी और बेसिक्स की जरूरत है। वो बेसिक्स मैं आपको अच्छे से दूंगा, और फिर दोबारा एंड में कुछ की पॉइंट्स, कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा डायरेक्शन, कोसाइंस और रेशियो से रिलेटेड। इसलिए सेशन को पूरा देखना है भाई। अब आते हैं बेटा इस पे, ये डायरेक्शन रेशियोज किस चिड़िया का नाम?
तो बेटा डायरेक्शन रेशियोज और कुछ नहीं है, ऐसे 3 नंबर्स जो कि आपके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो। सिंपल, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन दिखेगा, ऐसे 3 नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, उनको डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है या फिर सिंपली डायरेक्शन नंबर्स भी बोला जाता है। अब बेटा ऐसे एबीसी तो बहुत सारे आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत सारे एबीसी होंगे जो कि एल एम एन के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो मतलब सर बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अब इनमें से सिंपलेस्ट डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। सिंपलेस्ट डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्स एल आर है, वाई एम आर है, जेड एन आर है, तो ये एल आर एम आर एन आर क्या ये एल एम एन के प्रोपोर्शनल नहीं है? है ना। जब आप इनका डिवीजन लोगे एल एम एन से तो आपको आर 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 ही तो मिलेगा हर जगह, मतलब ये प्रोपोर्शनल हुए ना। दैट मींस ये जो आपको दिख रहे हैं ना एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, यही आपके सिंपलेस्ट क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझे। और इस चीज को समझने का दूसरा तरीका भी है बेटा कि यहां से अगर आप l बाय एक्स लोगे, m बाय वाई लोगे, n बाय जेड लोगे तो हर जगह 1 बाय आर 1 बाय आर 1 बाय आर मिलेगा। तो देखो ये वाली चीज आपको सेटिस्फाई होते हुए दिखाई देगी, है ना। समझ रहे हो, यानी कि जो एक्स वाई जेड है वो आपके वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो दिमाग में रखना, जो भी बातें मैंने अभी तक डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को बताई हैं, यही चीजें अभी और बेहतर तरीके से समझ आएंगी लेक्चर के एंड तक, अगर आप लोग वीडियो को आराम से देखते हो तो। अब बेटा आप लोगों को बता देते हैं बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। जो भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है सब चीजें आप लोगों को बता दूंगा, एक्स्ट्रा भी चीजें बता दूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है बेटा नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नाम से ही आपको पता चल रहा है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, यानी कि मैग्नीट्यूड 0 हो जाए अपना। इसको बेटा हम लोग सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है यूनिट वेक्टर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन क्या है मुन्ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट लेंथ का हो। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब ऐसा कुछ दिखे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 1 यूनिट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उससे पहले इसकी एप्लीकेशन समझो कि इसका एक्चुअल यूज क्या है। अगर बेटा मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी वेक्टर के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, गगन सर ने आपको क्या दिया टास्क कि किसी भी वेक्टर के बारे में सोचो, तो आप किसी भी वेक्टर के बारे में सोचते हो तो आपको 2 मुद्दों पे सोचना पड़ेगा, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन सेंस, कि भाई डायरेक्शन क्या है। इन शॉर्ट किसी भी वेक्टर को लिखने का एक जनरल तरीका पता है क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड, जो उसका मैग्नीट्यूड है टाइम्स उसका जो भी डायरेक्शन सेंस है, ठीक है। ये तरीका होता है किसी भी वेक्टर को जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करने का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार किसी भी वेक्टर का मेरे को डायरेक्शन सेंस कैसे पता चलेगा, तो आप लोग मैग्नीट्यूड को वेक्टर के नीचे ले जाओगे, मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को डायरेक्शन सेंस पता चलता है उस वेक्टर का, उस वेक्टर के अलोंग, या फिर उस वेक्टर का डायरेक्शन सेंस पता चलता है। तो अगर किसी भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको यहां पर जो लेफ्ट में इंसान खड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये और कुछ नहीं है, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो मतलब जो ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया ना। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को आप जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। तो मतलब यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट गिव्स अस द डायरेक्शन सेंस अलोंग दैट वेक्टर। अब इसको अप्लाई कैसे करने का है, तो सबसे पहले अगर तुमको किसी भी वेक्टर के अलोंग की डायरेक्शन से मतलब है, ऐसा सवाल आ जाए कि भाई इस वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर चाहिए या फिर अलोंग वर्ड आ जाए, तो आप लोगों को अगर डायरेक्शन निकालनी है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब इस पे सवाल कैसे आएगा देखो, समझ लेना, एप्लीकेशन समझ आ जाएगी आप लोगों को। अगर मैं बोलता हूं कोई भी मेरे पास बी वेक्टर है,
सबसे पहले सवाल ऐसा कह रहा है कि यार मेरे को बी वेक्टर के ना पैरेलल एक वेक्टर निकालना है। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगा मतलब मेरे को इसकी डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग और इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा बेटा, जब मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, यही मेरा बी कैप कहलाएगा। ये जो है ना बेटा, इसको कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसे कैप से डिनोट किया जाता है। अब मेरा आगे का सवाल क्या है कि जो भाई वेक्टर है जो कि बी के पैरेलल है उसका मैग्नीट्यूड है 30 यूनिट्स। तो मेरे को डायरेक्शन मिल गई। अब मान लेते हैं ये कोई सी वेक्टर है जो मेरे को निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 30 और इसका डायरेक्शन सेंस तो यही है ना जो बी वेक्टर का है क्योंकि इसके पैरेलल है। तो सी वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यूनिट वेक्टर तुम लोग निकालोगे क्यों, यूनिट वेक्टर का यूज क्या होगा, जब तुमको डायरेक्शन का आइडिया लेना है और फिर उसी डायरेक्शन के आइडिया के साथ तुम नए वेक्टर्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। दैट मींस तुमको ये वाला फॉर्मेट भी दिमाग में रखना है और ये वाला फॉर्मेट भी दिमाग में रखना है कि एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन अलोंग दैट वेक्टर। सो ये जो ए कैप है दिस इज नथिंग बट द वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, एंड इट विल आल्सो हेल्प मी टू फाइंड आउट द वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर्स विद रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। समझ आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझाया है। और अब आ रहे हैं बेटा हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स पे। नाम ही बता रहा है ऐसे वेक्टर्स जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर दिख रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा, इसमें ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा सिमिलरली को टर्मिनल वेक्टर्स भी होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। को टर्मिनल वेक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। फिर होता है बेटा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स यहां पे डेफिनेशन लिख रही है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन में हो या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा इक्वल वेक्टर्स पे। इक्वल वेक्टर्स का सिंपल सा मतलब है भाई ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेंस एकदम सेम हो। जैसे यहां पर ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, आपको डायरेक्शन सेंस सेम दिख रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है, आर। सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। अब आप बोलोगे सर ए बी वेक्टर यहाँ है, सी डी वेक्टर यहाँ है, मतलब ये थोड़े से ऊपर नीचे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता बेटा। तो आप वेक्टर्स की दुनिया में ना वेक्टर्स को ऐसे डिस्प्लेस कर सकते कि अगर आप इस ए बी वेक्टर को ऐसे सी डी वेक्टर के ऊपर ले जाओ तो आपको दिखेगा ना फुल ओवरलैपिंग हो गई है। तो ये अलाउड है करना। आप किसी भी वेक्टर को, इस वेक्टर को बेटा आप उठा के यहां से यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, सब अलाउड है। बस कंडीशन क्या रहेगी कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसको आप किस तरीके से भी देख सकते हो। उसके बाद आता है बेटा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर सिंपल सा मतलब है बेटा मैग्नीट्यूड को सेम रखने का है अपन को और डायरेक्शन कर देनी है उल्टी। तो जैसे ये ए वेक्टर है बेटा, तो मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, मैग्नीट्यूड सेम रखा, तो इसको मैं माइनस ऑफ ए वेक्टर बोल दूं। जो मैंने यहां पर आपको बताया था ना कि आप डिस्प्लेस कर सकते हो वेक्टर्स को, वही चीज यहां पर मैंने लिख रखी है। वेक्टर्स कैन बी फ्रीली डिस्प्लेस्ड इन स्पेस कीपिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम। और इसको यूज कैसे करते हैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे समझ आएगा। अब हम लोग आते हैं बेटा वेक्टर एडिशन के ऊपर। देखो स्केलर्स को जैसे ऐड करते हो ना, वेक्टर्स को ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि भाई सिंपली ऐड कर दिया, 3 + 5 8 होता है, तो सर वेक्टर में भी ऐसा ही होता होगा। नहीं, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपको कुछ लॉज को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अपना पहला लॉ है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन इन लॉज को समझने से पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में भी वाली चीज बताई है कि आप हमेशा एक वेक्टर को ना ऐसे विजुअलाइज करो कि वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस वाली चीज जो आपने पढ़ी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अब बेटा ये लॉ क्या कहता है, कैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को, अब इस पे हम लोग थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो यहां पर बेटा आपको दिख रहा है ए वेक्टर। ए वेक्टर भी बोल सकते हो, ए बी वेक्टर भी बोल सकते हो इसको, और मेरे को इसमें बी वेक्टर को ऐड करना है। तो सबसे पहली चीज, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहला वेक्टर बेटा जहां पर एंड हो रहा है, ध्यान से समझना, पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वहीं से ही आपके दूसरे वेक्टर की शुरुआत होनी चाहिए। मतलब जो ये बी है, अगर पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है तो बी ही पॉइंट से बेटा दूसरा वेक्टर ओरिजिनेट होना चाहिए, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट बी होना चाहिए। तो आप लोग
जब ऐसे फॉर्मेशन में ले आओगे दो वेक्टर्स को, तो ये जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बनेगी, यही आपको एडिशन या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स देगी। और वो भी किस सेंस में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाना है, सी ए नहीं ए सी, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है सी, यहां पर ये आपका स्टार्टिंग होगा, ये आपका टर्मिनल होगा। तो ये जो ए सी वेक्टर है, this will give you the sum of a vectors and b vectors. So this AC vector is the resultant vector, or you can say it is equal to a vector plus b vector. ठीक है, बात समझ आई? यही चीज यहां पे लिख रखी है, जो भी मैंने आपको अभी प्लेन भाषा में समझाया, यहां पर बुकिश लैंग्वेज में लिख रखा है। सेकंड वेक्टर इनिशियल पॉइंट should be at first vector terminal point. The third side of the triangle gives us the resultant or addition. ठीक है मुन्ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ध्यान से समझना मेरी एक बात को, ठीक है? इसको मैं उठा के ले जा रहा हूं यहां पर। अब मैंने बोला आपको कि यार एक काम करो, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि लॉ लगता कैसे है कि भाई जहां पर ये खत्म हो रहा है ना, वहां पर ये शुरू होना चाहिए। लेकिन ये तो दूर दूर है। लेकिन सर ने आपको ये चीज बताई है कि आप वेक्टर्स को फ्रीली डिस्प्लेस कर सकते हो, कीपिंग देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम। तो मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं ना, सिर्फ मैंने उसको स्पेस में डिस्प्लेस ही तो किया है। तो अब क्या ये स्टैंडर्ड सिचुएशन में आ गया? तो मतलब अगर मैं इसको ए बोल दूं, बी बोल दूं, सी बोल दूं, क्योंकि ट्राइंगल बनाना है इसलिए एबीसी ले रहा हूं, तो ए से लेके सी ये वाला जो वेक्टर होगा, यही मेरे को क्या देगा बेटा? एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, समझ आया कैसे आप डिस्प्लेस करके यूज करते हो उस वाले कॉन्सेप्ट को? तो यहां से अगर मैं ट्राइंगल के वर्टिसेस के हिसाब से लिखूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां से एक चीज और आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर? ठीक है, एसी वेक्टर को क्या मैं माइनस ऑफ सी ए वेक्टर लिख सकता हूं? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया है मैंने। तो इसी चीज को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। एसी वेक्टर को मैंने माइनस सी ए वेक्टर लिख दिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा, बहुत इजीली समझ आ गया। कौन है भाई ये बार बार कॉल करे जा रहा है? अब ध्यान से देखो, एसी वेक्टर ये था, ठीक है, तो सी ए वेक्टर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा क्या, ए बी सी। अब यहां पे ऑब्जर्व करो, अगर आप ट्राइंगल्स की साइड्स को ऑर्डर में लेते हो इन वेक्टर फॉर्म, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, तो उनका समेशन क्या आता है? 0 आता है। और इसके पीछे का लॉजिक भी समझो कि आप लोगों ने जहां से शुरुआत की, आप लोग वहीं पर एंड कर गए। यहां पर आप लोगों ने शुरुआत जहां करी, वहां एंड नहीं हुए हो, आप लोग सी पे एंड हो रहे हो। यहां पर हमने क्या किया, सिचुएशन को इस तरीके से हमने मैनिपुलेट किया कि जहां पे हमने शुरू किया वहीं पे ही हम लोग एंड कर रहे हैं। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी ना, हेंस इन तीनों का सम क्या है? 0 है। तो अगर आप ट्राइंगल्स की साइड्स को ऑर्डर में लेते हो इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको जो समेशन मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेटा नोट्स में डाल लेना, सवाल आते हैं इससे। समझ आया? अब चलते हैं बेटा दूसरे लॉ के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग दूसरे लॉ के ऊपर, जिसको अपन लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। देखो अभी आपको समझ आ जाएगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में ज्यादा फर्क है नहीं, कुछ भी, सिर्फ स्टेटमेंट का ही फर्क है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, अगर आप अपने दो वेक्टर्स को एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ले रहे हो, जो कि क्या है बेटा, को इनिशियल वेक्टर्स की तरह दिख रहे हैं आपको, तो आप लोगों का यहां से जो डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का, वही आपका रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स का। और ये चीज बहुत आराम से आप समझ सकते हो खुद ही, क्योंकि इस बी वेक्टर को अगर आप उठा के यहां ले आओ, तो ये बीसी वेक्टर ही तो बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये लेंथ इसके बराबर और ये पैरेलल भी है, opposite sides are parallel and equal in parallelogram, so this plus this will be equal to this, triangle law of addition ही तो हो गया ये। So that means triangle law of addition and parallelogram law of addition are actually equivalent,
बट दोनों की स्टेटमेंट अलग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है, ज्योमेट्री अलग है बस दोनों की। अब इसके बाद समझो कि आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की तो समझ ली, अंडरस्टैंडिंग ले ली, लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे करोगे, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो समझने की कोशिश करना। मैंने ये ले लिया ए वेक्टर, ये ले लिया मैंने बी वेक्टर, ठीक है, लेकिन अब मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से मतलब है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस बी वेक्टर के लिए मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा बेटा, बोलो हाँ। लेकिन यहां पर अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना चाहोगे तो जहां पर ये एंड हो रहा है वहां पर ये भी एंड हो रहा है, तो मतलब सर एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा ना आप ना डिस्प्लेस कर दो, ऐसे कर सकते हैं ना। अब यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे और ये बेटा अब ये बी वेक्टर नहीं है, ये माइनस बी वेक्टर है, तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी थी, तो अब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर विच इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से मतलब है, तो आप सेकंड वाले वेक्टर का नेगेटिव लेके सिमिलरली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हो। बोलो बात समझ आ गई, क्लियर कहानी। चलो अब बेटा हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। यार एक सेकंड रुक जाओ, एक ना इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं टेक्स्ट डाल दूं कि मेरे को अभी 1 सवा घंटा और लगेगा। चलो भाई अब आ जाओ यहाँ पे, एडिशन के ऊपर प्रॉपर्टीज है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बेटा कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, दैट मींस एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। उसके बाद अगर तुम 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो तुम किसी भी 2 को साथ में ले सकते हो, दैट मींस 3 वेक्टर्स को ऐड करना है तो कैसे भी कर सकते हो, वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी यहाँ पर, किसी भी वेक्टर में अगर आप 0 वेक्टर नल वेक्टर ऐड करते हो तो आपको पता है कि वेक्टर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 0 वेक्टर इज नथिंग बट द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर्स। उसके बाद बेटा आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से लैम्डा, तो ये कुछ नहीं करता बेटा, उतने टाइम्स आपका मैग्नीट्यूड कर देता है वेक्टर का। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है तो आपका जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था लैम्डा ए क्या बताएगा आपको, ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। दैट मींस लैम्डा की वैल्यू 2 करोगे तो आपको 2a वेक्टर मिलेगा, ट्वाइस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू हाफ डालोगे तो अब उसका मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, लैम्डा की जगह -1 डालोगे तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मिलेगा। -1 का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी, अपोजिट हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज है बेटा, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत आराम से समझना, यहां से आपको कुछ नई चीजें समझने को मिलेंगी, और कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर को कैसे देखा जाता है, पोजीशन वेक्टर को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहां पर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिख रहा है अगेन, और आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे सर ने 1 यूनिट का मार्क मारा हुआ है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये ए क्या है 1,0,0, बी क्या है 0,1,0 और सी क्या है 0,0,1। अगर अब आपको सर बोले कि यार एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना उसको मैं आई कैप नाम दे रहा हूं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है बेटा उसको मैं जे कैप नाम दे रहा हूं, और जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है उसको मैं के कैप नाम दे रहा हूं। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ओए वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? ओए वेक्टर और कुछ नहीं है बेटा, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है ना, तो वही तो मैंने आई कैप लिया है। सो ओए वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप, ओबी वेक्टर इज नथिंग बट जे कैप, एंड ओ सी वेक्टर इज नथिंग बट के कैप। सो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, दिमाग में बसा लो, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, बहुत ज्यादा यूज है इनका आगे। अब इस वाले डायग्राम को देखो, मजा आ जाएगा, बढ़िया सी विजुअलाइजेशन तुम लोगों को होगी बेटा। यहां पर मैंने पी पॉइंट ले लिया और ओपी वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बना लिया है मैंने,
ठीक है, तो आर वेक्टर से उसको मैं डिनोट कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया बेटा, यहां पर P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किसमें, एक्स वाई प्लेन में। सुनते चले जाना सारी बातें। मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इन एक्स वाई प्लेन और उसको नाम दे दिया OP डैश। अब अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, ये सारी चीजें तुमको बेटा समझ आ जाएंगी बहुत इजीली, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत मुश्किल ज्योमेट्री नहीं है। तो अगर मैंने यहां पे ओपी डैश कर लिया तो मैंने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मतलब ये यहां से एक्स वाई प्लेन से जितना ऊपर था z, इसको मैंने 0 कर दिया है। तो क्या p डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x, y, 0। अब अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ओपी डैश के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बोल देता हूं, मान लो OP, इसको बोल देता हूं Q बेटा, इसको बोल देता हूं R, तो मेरे को एक बात बताओ, ये OQ किसके बराबर हो जाएगा, x यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। और अगर मेरे को OQ वेक्टर लिखने का है तो वो क्या हो जाएगा, x टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग x, जो कि क्या है I। तो OQ वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, xi कैप। सिमिलरली OR अकॉर्डिंग टू OP डैश के कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंग टू P डैश के कोऑर्डिनेट, क्या OR की मैग्नीट्यूड y के बराबर हो जाएगी। और अगर इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y j कैप। अब देखो यहां पे तुम लोगों को बहुत इजीली समझ आएगा, क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो OR वेक्टर और OQ वेक्टर, क्या ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं जो कि इन वेक्टर से डिनोट किए जा रहे हैं। तो ये जो OP डैश वेक्टर है, क्या ये रिजल्टेंट की तरह दिखाई दे रहा है तुमको, इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग डायगोनल तुमको रिजल्टेंट देता है। तो क्या OP डैश वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में मैं इन दोनों का एडिशन लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। अब इस वाले ट्रायंगल पर आओ, कौन से ट्रायंगल पे, ये और ये। एक बात बताओ, जो ये P डैश P है, ये और कुछ नहीं बेटा, जितना Z में, मतलब जितना वर्टिकली ऊपर था ये पॉइंट XY प्लेन से, वही तो था। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Z है। और Z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, K कैप। तो क्या मैं ये P डैश P वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, Z, ठीक है। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को इमेजिन करना, OP डैश वेक्टर प्लस P डैश P वेक्टर, wouldn't this be equal to third side of the triangle taken from initial to final point? So that means OP vector, which is R vector, is nothing but xi plus yj plus zk। मतलब आप किसी भी पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर अलोंग x, y एंड z में ब्रेक कर सकते हो। कैसे, एज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यानी कि आप किसी भी पोजीशन वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब जो ये पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसके मुताबिक, y कोऑर्डिनेट के मुताबिक और z कोऑर्डिनेट के मुताबिक आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हो अलोंग यूनिट वेक्टर, यूजिंग वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसी चीज को बेटा अब यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो एनी पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब ये जो x y z हैं ये और कुछ नहीं है बेटा, दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स, या फिर इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ R। और जो ये x i y j z के हैं, दीज आर नथिंग बट वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ R। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को बेटा x, y और z के अलोंग ब्रेक किया जा सकता है, और कैसे लिखा जा सकता है, एज वेक्टर कंपोनेंट्स। और जो आपका x के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट होगा वो होगा xi कैप, y के अलोंग जो आपका वेक्टर कंपोनेंट होगा वो होगा yj कैप, और जो आपका z एक्सिस के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट होगा वो होगा zk कैप। समझ आ गया। मतलब अगर कोई सा भी रैंडम पॉइंट में ले लूं 2, 3, 5,
और मैं बोलूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बताओ मेरे को, तो जो ये ओपी वेक्टर होगा आप क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे, आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, वाई कंपोनेंट देखोगे, जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे, जेड कंपोनेंट देखोगे, स्केलर कंपोनेंट देखोगे और के कैप से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या हो गया बेटा, आपका जो ये पोजीशन वेक्टर है इसका एक्स वेक्टर कंपोनेंट, ये हो गया वाई वेक्टर कंपोनेंट और ये हो गया जेड वेक्टर कंपोनेंट। ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को आप आई जे के की फॉर्म में ऐसे लिख सकते। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पे देख लो, देखो ये वाली चीज तो तुमको पता ही है, मैग्नीट्यूड वाली चीज तो तुमको पता ही है, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। जैसे मान लो मेरे को एक वेक्टर ये दिया हुआ है और मान लो एक वेक्टर मेरे को ये दिया हुआ है OQ वेक्टर एज 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, और मेरे को बोला है कि भाई OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर क्या होगा, तो बेटा x में x जुड़ेगा, y में y, z में z। ध्यान रखना, ठीक है, x में x, y में y, z में z। सब्ट्रैक्ट भी करना हो तो x से x, y से y, z से z। ध्यान रहेगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, अब इसी चीज को, इसी नॉलेज को ना हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग वेक्टर कैसे लिखते हैं। अगर हमको 2 पॉइंट्स दिए हो, अगर हमको ये वाला वेक्टर लिखना है, AB वेक्टर लिखना है, और हमको A का कोऑर्डिनेट्स पता है और B के कोऑर्डिनेट्स पता है। अभी तक तो हम लोग पोजीशन वेक्टर की सेंस में समझ रहे थे कि भाई एक हमारा क्या था, ओरिजिन था। तो ध्यान से समझना बेटा, अगर आप अभी भी मान लो कि यहां पर आपका ओरिजिन है, तो ये OA वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ A हो जाएगा, और ये जो OB वेक्टर है क्या ये पोजीशन वेक्टर ऑफ B हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं तो क्या आपको ये दिख रहा है कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर आपका OB वेक्टर हो जाएगा। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, AB वेक्टर, कि आप लोगों को बेटा 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको फिर वेक्टर बताना है उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। कॉन्सेप्ट ये है। यहां पर भी देखो कैसे, इसलिए पोजीशन वेक्टर बोला था कि आराम से समझना, वहीं से ही सारी चीजें डिराइव होंगी आपकी। तो अगर आपको ये AB वेक्टर निकालने का है तो आपको ये कैसे मिलेगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, मतलब B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर आप लोगों को करना पड़ेगा। यहां पर OB वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, या फिर B के पोजीशन वेक्टर को आप लोग कैसे लिखोगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सिमिलरली आप लोग A के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब आपको AB वेक्टर कैसे मिलेगा बेटा, कुछ करना ही नहीं है यार, x2 माइनस x1, x में से x, y में से y, ध्यान रखना, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो अब तुमको ये चीज डायरेक्टली आनी चाहिए समझ में। हमेशा तुम लोग बेटा फालतू के लिए पोजीशन वेक्टर पे नहीं जाओगे। अब तुमको ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर तुमको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर चाहिए तो तुमको कुछ नहीं करना है बेटा, दिस कोऑर्डिनेट्स माइनस दिस कोऑर्डिनेट्स कॉरस्पॉन्डिंग, x को x से, y को y से, z को z से, और जहां पे एंड हो रहा है, जैसे AB वेक्टर निकालना था तो B माइनस A करेंगे, अगर BA वेक्टर निकालना होता तो A माइनस B करता बेटा। ध्यान रखना, जैसे मेरे को यहां पर AB वेक्टर चाहिए है ना, यही रिक्वायरमेंट थी ना, तो इसलिए B माइनस A चलेगा कि आपने B को लिखा आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में, आपने A को लिखा और आपने सब्ट्रैक्ट किया। अगर आपको BA वेक्टर चाहिए होता बेटा तो आपका A माइनस B वाला फंडा चलता। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और इस सबके पीछे का लॉजिक आपको डेरिवेशन एक तरीके से मैंने सिखा भी दी, और इसको तो अब आप दिमाग में रखोगे कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हो और आपको उन दोनों पॉइंट से वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। डिपेंड करता है कि आपको AB वेक्टर चाहिए या BA वेक्टर चाहिए। BA वेक्टर चाहिए होगा तो ये x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 बन जाएगा, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं इसी पे बेस बेटा, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करने का है।
फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। देखो इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि इसकी ना अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को लेनी पड़ेगी कि पी टू क्यू। तो अगर पी पॉइंट मेरा ये है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है बेटा वेक्टर का, और क्यू पॉइंट मेरा ये है -1 -2 -4, तो मेरे को इससे मतलब है। तो अब मैंने बोला कि आप कैसे डायरेक्ट कर रहे हो वेक्टर पे, उस पे फर्क पड़ता है। कि तो आपका बेटा पहला वाला पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करना पड़ता है। तो आपका पी क्यू वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, -i कैप -2j कैप -4k कैप माइनस, यहां पर हो जाएगा बेटा अपना 2i कैप प्लस 3j कैप, और 0 है बेटा z में तो नहीं लिखेंगे उसको। अब देखो यहां पर ये आपका माइनस आएगा ना, है ना, माइनस है ना। तो अब बस इसको कर लो -1 -2, तो ये हो जाएगा -3i कैप -2 -3, तो ये हो जाएगा -5j कैप -4k कैप। तो दिस इज योर आंसर। पीक्यू वेक्टर बेटा ऐसा दिखेगा। अब बेटा जो ये रेजोल्यूशन सिखाई है ना मैंने आपको आई जे के में, कैसे आप उसको वेक्टर कंपोनेंट्स में तोड़ते हो अलोंग एक्स वाई जेड, ये चीज आप 2D प्लेन में भी देख सकते हो, है ना। जैसे मैं आपको सिखा देता हूं, वैसे मैंने 3D का सिखाया डायरेक्टली, तो इसको आप रिड्यूस करके 2D में भी ले जा सकते हो। जैसे ये x है, ये y है, ये o है। तो मान लो कोई भी मेरा यहां पर P पॉइंट है x, y, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं तो देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन दिख रहा है तुमको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई जे कैप। तो ओपी वेक्टर को आप एक्स आई प्लस वाई जे कैप लिख सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी अगर एक बार आप अच्छे से थ्योरी को समझ लेते हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है यहां पर। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, ए और बी मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं जिसके पोजीशन वेक्टर मेरे को दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मेरे को एक सी पॉइंट का पता करना है जो कि ए बी को डिवाइड करे इंटरनली इन रेशियो m/n। द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वुड बी गिवन बाय, जो आप लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे ना, वो अब वेक्टर फॉर्म में लगाना है बस। तो सी वेक्टर विल बी गिवन बाय, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विल बी गिवन बाय m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। आप समझ पा रहे होगे कि कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ हमने सेक्शन फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इसको यूज कैसे करते हैं ये भी मैं अभी सिखाऊंगा। अब बेटा यहीं पे ही अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए तो प्लस की जगह माइनस आ जाता है, पहले ही सर ने बता रखा है। अगर आप लोगों को मिड पॉइंट निकालना रहे, मिड पॉइंट का आप लोगों को पोजीशन वेक्टर निकालना रहे, तो क्या करोगे आप, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है मुन्ना, चलो सवाल है तुम लोगों के सामने, तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है, और ऐसे सवाल बेटा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो समझ लो ऐसे सवालों को कैसे करोगे। P and Q are 2 points with position vectors OP, OQ. Find position vector of R which divides PQ in the ratio 2:1. ध्यान से समझना, एक ये है अपना P पॉइंट, एक ये है अपना Q पॉइंट, ठीक है। और कोई R पॉइंट है जो कि इनको पहले ले लेते हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1। अब ध्यान से देखना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है तो आपको विजुअलाइजेशन बनानी होगी। इन शॉर्ट ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, और ये वाली चीज पूछी है आपसे, ठीक है। और आप लोगों को फॉर्मूला पता है आप क्या लगाना है। तो फॉर्मूला क्या था बेटा अपना, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। और m और n आपको क्या दिए हुए हैं बेटा, 2 और 1 के बराबर दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले तो देख लो कि P किस साइड में है, Q किस साइड में है। तो Q जो है ना वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इंटरनली लिखना है, आप लोगों को OR वेक्टर चाहिए। सो OR वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स दिस A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस 1 टाइम्स दिस, दिस इज व्हाट 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, अपॉन में 2 + 1 दैट इज 3।
तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको बेटा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन में 3। ठीक है, तो अब इसको इससे टाटा बाय बाय बोल दोगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, तो 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर इज 5a वेक्टर, तो आंसर आएगा आपका 5a वेक्टर अपॉन 3। ठीक है, तो आर वेक्टर जो आर है उसका पोजीशन वेक्टर आपको ऐसा दिखेगा 5a वेक्टर बाय 3। एक्सटर्नली के लिए क्या करना है बेटा, जहां पे प्लस लगाया वहां पे माइनस लगा दो बस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन में 2 प्लस 1 मत कर देना गलती से, 2 माइनस 1 बनाएगा। तो अब आप लोगों का जो एक्सटर्नली आर पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, 2a प्लस 2b, और यहाँ पे माइनस 3a है तो 2a माइनस 3a माइनस a वेक्टर, और ये हो जाएगा 2b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो ये हो जाएगा प्लस 4b वेक्टर। ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये। समझ आ गया कैसे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला? एक सवाल भी करा दिया सिंपल सा। चलो हाँ जी, एक और सवाल करो भाई। मैग्नीट्यूड निकालना है आपको इस वेक्टर का। मैग्नीट्यूड क्या हुए है, याद है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये आपको आईजे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या ये एक्स कंपोनेंट, क्या ये वाई कंपोनेंट, क्या ये जेड कंपोनेंट नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा, तो आपको और कुछ करना ही नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो आपको वही मिलेगा बेटा जो प्लस 1/√3 के स्क्वायर से मिलेगा, अंडर रूट। तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3, यानी कि 1 का अंडर रूट इज 1। -1 क्यों नहीं लिया बेटा, मैग्नीट्यूड कभी -1 हो सकता है ना। मैग्नीट्यूड इज सपोज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो अगेन बेसिक सा सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल करके ही हम लोग अच्छे सवालों तक पहुंच पाएंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए कैप निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी व्हाट, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट देख लो क्या है, 1 1 2, इनका स्क्वायर मारो नीचे और ऐड कर दो, और फिर क्या करो बेटा, रूट ले लेना बस। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो अंडर रूट 6 हो जाएगा बेटा। तो आपका आंसर जो आएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर वुड बी आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन में √6। दिस इज माई आंसर। बेसिक चीजें हैं। चलो एक और सवाल है, शो दैट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। अब ध्यान से सुनो, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, एक्सरसाइज का। डायरेक्शन कोसाइन जब पढ़ा रहा था तभी आया था ना ये, कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा था। तो इन शॉर्ट यहां पर ये प्रूफ करने को बोल रहा है कि ये अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों बराबर है। क्या है बेटा, तीनों के तीनों बराबर हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपको इस वेक्टर को प्रूफ करना है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, तो एक बात बताओ, कॉस अल्फा निकालो, क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 1 हो गया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 1 + 1 + 1 का रूट। राइट, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो जाएगा, अगेन 1/√3। कॉस गामा क्या हो जाएगा, अगेन 1/√3। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बराबर है, और यही क्या होते थे, मेरे डायरेक्शन एंगल्स होते थे। हेंस दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सिंपल। चलो भाई, अब आते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, जहां से आपके मेजरली सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स की पॉइंट्स एंड में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बेटा ढेर सारे सवाल लगाएंगे। कितना टाइम हो गया है,
अबाउट 50 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी 20 मिनट्स की थ्योरी अराउंड और बची है। उसके बाद बेटा हम लोग 40-50 मिनट मस्त सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो एक है अपना स्केलर डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है अपना वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। जो ये डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है, इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको? इसका आउटपुट मिलेगा एक स्केलर नंबर। वेक्टर डॉट वेक्टर विल बी अ स्केलर नंबर। और यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है, ये क्या देगा बेटा हमको? वेक्टर देगा एज अ आउटपुट। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा आउटपुट में और डायरेक्शन भी होगा। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, ये एक वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो बीच में आप डॉट लगा देते हो और यहां से आपको एक स्केलर नंबर मिलना है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायग्राम से आप लोगों को बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो इस वेक्टर का, अब ये एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? ए बी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एन कैप। एन कैप क्या है बेटा? ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। और ये इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है? राइट हैंड, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग इसमें राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर है, एन वेक्टर इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी टेंशन मत लो इस एन कैप के बारे में, तुमको पूरा का पूरा चिट्ठा मैं यहां पे दिखा दूंगा, तुमको एक एक चीज यहां पर बहुत प्यार से समझ आएगी। सबसे पहले हम लोग बेटा डॉट प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को भूल जाओ। पानी पी लूं दोस्त। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नल वेक्टर्स नहीं है, देन अगर आपको बोला जाए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ये कब होगा? क्योंकि बेटा फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। मतलब दोनों के दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इस पे सवाल आता है, इफ एंड ओनली इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर की जगह कभी कभी ऑर्थोगोनल वर्ड का भी यूज होता है, उसका भी सेंस सेम है, दिमाग में रखना। अगर बेटा थीटा जीरो हो जाए तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और अगर आप किसी वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलता बेटा, आप लोगों को मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना, आप किसी भी वेक्टर का अगर उसी के साथ डॉट ले रहे हो तो आपको ए स्क्वायर मिलता है। और यही जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वाली चीज दिमाग में रखना। अगर थीटा मेरा पाए हो जाए तो कॉस पाए क्या हो जाता है बेटा? -1। तो जो आपका ए डॉट बी है वो कैसे दिखेगा? माइनस टाइम्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, दोनों की दोनों चीजें समझना, यहां से आपको समझ आता है कि डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। देखो अगर आई कैप का आई कैप के साथ, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स का यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स के साथ डॉट लोगे, तो सबसे पहले तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 दैट इज 1, तो आंसर 1 आएगा। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन अगर आप आई को जे के साथ डॉट करवाओगे या फिर जे को के के साथ डॉट करवाओगे या फिर के को आई के साथ डॉट करवाओगे, तो ये सबके सब क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस पे थे ना। ये x is perpendicular to y, y is perpendicular to z, x is perpendicular to z, तो यहाँ पे cos 90 की फॉर्मेशन आएगी, यानी कि ये सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो मिलने वाले, ठीक है। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है कि भाई a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो ये थीटा ही तो है एंगल बिटवीन टू एंगल्स, तो क्या कॉस थीटा आप ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इससे। ए डॉट बी करो बी डॉट ए करो, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए।
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलती है बेटा तुम्हारे डॉट प्रोडक्ट में, तो तुम्हारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। दैट मींस दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आप लोग लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हो, तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, लैम्डा को बाहर निकाल दो, ए डॉट बी कर लो पहले और फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर ये लैम्डा तुम लोग बी वेक्टर के बगल में भी चिपका दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये स्केलर आउटपुट दे देता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखना, अगर तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे प्रॉपर वेक्टर कंपोनेंट्स में फॉर्म में दिया हुआ है a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, और तुमको a डॉट बी निकालने का है, तो तुमको क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए तुमको पता है कि i डॉट आई j डॉट j k डॉट k यही सब 1 बनने वाले हैं, बाकी सब तो बेटा 0 हो जाएंगे ना। इसलिए डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग कॉन्सिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्रॉस वाले हैं ना ये 0 होने वाले हैं, सारे के सारे 0 होने वाले हैं। तो आप लोग यहां से जो मैंने प्रॉपर्टी बताई यहीं से ही इसका प्रूफ भी देख सकते हो, लेकिन आपको चीज दिमाग में क्या रखनी है कि अगर आपको कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ और दूसरा वेक्टर इस फॉर्म में और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आप लोग कुछ नहीं करोगे बेटा, आई कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, जो आपके जे कैप के कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट से ही एक कॉन्सेप्ट को और विजुअलाइज करते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर और ऑन अनदर लाइन। जैसे यहां पर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मेरे को क्या करना है, इस ए वेक्टर की प्रोजेक्शन देखनी है बी वेक्टर पे। इन शॉर्ट बेटा यहां से अगर मैं इसकी शैडो देखूं तो बी वेक्टर पे उस शैडो की लेंथ क्या होगी, उसी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, उसी का मतलब है ये, सिंपल। तो एक सिंपल सी बात बताओ, इतना तो तुम लोग बेसिक चीजें करके ही बैठे हो यार, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ये एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा जो ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन दिस, मतलब जो इसकी शैडो है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा नहीं हो जाएगी, ए कॉस थीटा नहीं हो जाएगी। और ए कॉस थीटा कैसे निकाला जा सकता है, ए डॉट बी इस ए बी कॉस थीटा, और मेरे को मतलब किससे है बेटा, इससे मतलब है मेरे को। तो अगर मैं ए डॉट बी को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे को प्रोजेक्शन नहीं मिल जाएगी। और इसी चीज को आप बेटा ऐसे भी देख सकते हो कि ए कॉस थीटा टाइम्स बी है ये, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, कैसे, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप यहां से भी समझ पा रहे हो कि ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट बी कैप, बोलो हाँ या ना। अब अगर ए वेक्टर और बी कैप का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर विच इज 1 टाइम्स कॉस थीटा, तो क्या ये ए कॉस थीटा ही नहीं देगा अल्टीमेटली आपको। तो ए कॉस थीटा जो ये प्रोजेक्शन है ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर, इसको लिखने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों आपको दिमाग में रखने हैं। वन तो दिस वेक्टर डॉट विद यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप। दूसरा तरीका क्या है जो ज्यादा बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, नीचे कौन आएगा, जिस पे भी प्रोजेक्शन ली जाएगी। अगर मेरे को बी की प्रोजेक्शन ए पे लेनी होती ना बेटा, तो यहां पर मेरा डिनोमिनेटर में ए आ जाता, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाता। तो जिस पे भी प्रोजेक्शन लेनी होती है ना, ध्यान रखना वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, बोलो डन। अब देखो ये तो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करूं तो बेटा मैं ना इस वेक्टर की बात कर रहा हूं, मतलब ये मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग
बी डायरेक्शन, बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a cos थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया टाइम्स बी कैप। बी कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। इसको आप लोग प्रोजेक्शन वेक्टर बोल दोगे। तो अगर वो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने को बोलेगा तो आपको उसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। अगर सिंपली प्रोजेक्शन बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड, शैडो की मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो आप लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजीली दिमाग में घुसता नहीं है। तो आप a cos थीटा को ऐसा भी लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ b। ठीक है, उसी रिप्रेजेंटेशन में चले जाओगे। चलो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a वेक्टर्स एंड b वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड a डॉट b इज इक्वल टू 1। तो बेटा एक बात बताओ, cos थीटा किसके बराबर होता है, a डॉट b अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। तो cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। चलो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द बी वेक्टर। किसका प्रोजेक्शन निकालना है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पे, मतलब ये बेटा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 1। कैसे निकालते हैं देख लो, 3 2 2 1 डिवाइडेड बाय किस पे प्रोजेक्ट हो रहा है बेटा, बी वेक्टर पे, तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। तो 1 + 4 + 1 यानी कि 6 का अंडर रूट 6। सो द आंसर विल बी 9/√6। इसको फर्दर आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्लियर कहानी। चलो, हाँ जी, यहां पर बेटा आपको कुछ इनइक्वालिटीज दिख रही हैं। इसको प्यार से कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोला जाता है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है, और सबके सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर आप a डॉट b का मॉड लेते हो दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a टाइम्स मॉड b। क्योंकि देखो बेटा, अगर तुम इसको नीचे लेकर आ जाओगे तो cos थीटा ही है ये। cos थीटा तो हमेशा 1 या फिर 1 से छोटा ही रहता है, हेंस दिस। ट्राइंगल इनइक्वालिटी और कुछ नहीं है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सम ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, वही चीज यहां पे लिख रखी है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप देख भी सकते हो कि भाई अगर ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर था, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर था, तो ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन कब होगी, ट्राइंगल की फॉर्मेशन कब होती है, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, नो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। और अगर इक्वल टू वाला केस चला जाएगा बेटा तो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं, ये कोलिनियरिटी वाला केस चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ए वेक्टर ऐसा हो जाएगा, बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, तब इक्वल टू वाला केस आएगा यहां पर। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है देखो, इक्वल केस इंडिकेट्स कोलिनियरिटी। चलो, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब इनको कोलिनियर कैसे प्रूव करें बेटा, तो देखो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, ए बी बी सी और ए सी निकाल लो। सर कैसे निकालें, तो बेटा ए और बी आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो क्या आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हो, निकालना सिखाया है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। सिमिलरली बी सी निकाल सकते हो, ए सी निकाल सकते हो, उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूं तो ये हो जाएगा बेटा अपना ए बी वेक्टर निकालूं तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस ऑफ -2, है ना। ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। अगर मैं बीसी वेक्टर निकालने की कोशिश करूं बेटा तो 7 माइनस 1 6i कैप माइनस माइनस यहां पर बेटा देखो जे नहीं है तो वहां पर -2j कैप हो जाएगा, और -1 -3 -4k कैप। और अगर मैं आपको बोलूं ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकाल दो यार। ए सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 7 माइनस ऑफ -2 9i कैप और -3j कैप
-6 थीटा। ठीक है, अब आपको इनको कोलिनियर प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले तो अब आप लोग क्या करो बेटा, डिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये हो जाएगा बेटा 9 + 1 10 + 1 14 √14। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 36 + 4 40 40 + 16 √56। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा 81 + 9 90 90 + 36 यानी कि 90 + 36 इज 126। अब 56 क्या है बेटा 14 × 4 है, तो ये क्या 2√14 हो जाएगा। और 126 क्या है, दिस इज नथिंग बट 14 × 9, तो क्या ये 3√14 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू वाला केस आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी। तो आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं या फिर नॉर्मली भी देख सकते हैं। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, हेंस जो ये ए बी सी हैं ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा यहां पर ये क्या कहते हैं, ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ये एबीसी ट्राइंगल नहीं बना रहे, कोलिनियर पॉइंट है। भले ही आपको दिख रहा है कि ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, देखो अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर करते हो, है ना, सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस, तो ये 9 - 9 खा जाएगा, ये -3 + 3, ये -6 + 6। अगर आप ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर करते हो तो आपको मिलेगा 0। और आपको याद होगा कि सर ने बताया था कि जब भी ऐसे आप ऑर्डर में ट्राइंगल की साइड्स लो और 0 मिले तो आपको ट्राइंगल फॉर्मेशन दिखेगा, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज ना कोलिनियरिटी पे भी ट्रू होती है। आप खुद देखो, अगर आप ए से बी गए डिस्प्लेसमेंट के मतलब में, बी से सी गए और फिर बेटा सी से ए आ गए, तो भी तो आप इनिशियल पॉइंट पे आ गए, तो यहां पर भी तो ये चीज 0 होगी। तो दिस केस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर ट्राइंगल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दीज केसेस। ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये बुक्स में या फिर कहीं नहीं मिलेंगी, और यहीं पे ही आप लोग फंसते हो। अगर ट्रिकी सवाल आएगा ना तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आएगा। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो ए बी साइन थीटा होता है, देखो यहां पे लिख रखा है। और ये एन कैप क्या है बेटा, ये डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, और ये एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। और देखो निकाला कैसे जाता है इसको, ऐसे थंब रूल यूज करोगे, राइट हैंड रूल यूज करोगे। जो आपका पहले पोजीशन पे है, इसमें पोजीशनिंग मैटर करती है, जो आपके पहले पोजीशन में है उसके अलोंग ऐसे रखो हाथ को, और जहां जाना है दूसरा वेक्टर है उसके अलोंग ऐसे कर्ल करो, तो आप लोगों को दिखेगा जैसे अभी तो आपको ये इसमें दिख रहा है ना, क्या कहते हैं प्लेन में दिख रहा है। तो देखो ये जो एन कैप अभी आपको ऊपर की साइड पे दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ये बाहर निकलता हुआ वेक्टर है, ऐसे बोर्ड से परपेंडिकुलर हुआ ना ए और बी दोनों के। तो ये जो एन कैप है दिस इज नथिंग, इसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से पता करते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। बात समझ आ गई? चलो, अगर बेटा ए क्रॉस बी तुम्हारा 0 के बराबर आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि थीटा तुम्हारा 0 होगा, है ना, या फिर थीटा तुम्हारा 180 होगा। तो दैट मींस जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो पैरेलल होंगे, पैरेलल या फिर कोलिनियर होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने डॉट में देखा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ये 1 होते हैं, और आई डॉट जे, जे डॉट के ये सब 0 होते हैं। यहां पर देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारी की सारी चीजें 0 होंगी। क्यों? क्योंकि खुद का जब खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाता है। तो अगर यहां पर ए क्रॉस बी आपको 0 मिलने वाला है। फिर अगर आप आई का क्रॉस जे के साथ, जे का क्रॉस के के साथ और के का क्रॉस आई के साथ लोगे तो देखो कैसे पैटर्न चलता है। आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। तो ये साइक्लिसिटी में चलता है, ऑर्डर में चलता है। अगर आप आई का जे के साथ लोगे तो के मिलेगा, अगर जे का आई के साथ लोगे ना
तो आपको यहां पर k नहीं माइनस k मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, जो a क्रॉस b होता है ना वो माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि a क्रॉस b ऐसा जा रहा है और b क्रॉस a ऐसा जा रहा है, तो a क्रॉस b में आपका जो ये n कैप है ये बाहर की साइड पे है और b क्रॉस a में अंदर की साइड पे जा रहा है, इसलिए वो माइनस साइन है, नेगेटिव हो जाता है वहां पे वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना, और ये साइक्लिसिटी में ही लेना है, इसलिए मैंने ये डायग्राम भी बना रखा है कि i टू j, i क्रॉस j k देगा, j क्रॉस k i देगा, k क्रॉस i j देगा। अगर आप इस साइक्लिसिटी को उल्टा करते हो तो बेटा फिर आपको नेगेटिव मिलने वाला है। जैसे यहां पर मैंने लिख रखा है कि j क्रॉस i करोगे तो माइनस k मिलेगा, k क्रॉस j करोगे तो माइनस a मिलेगा, i मिलेगा, i क्रॉस k करोगे तो माइनस j मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा वुड बी इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, डायरेक्शन इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल, ये भी बता दिया, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। अब यहां पे देखो, एक ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, ठीक है, ट्राइंगल है और यहां पर इसके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। छठी चीज, अगर आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मतलब दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं जो कि पैरेललोग्राम की साइड्स की तरह आप लोगों को दिख रहे हैं, तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी साइन थीटा, यहां पर हाफ ए बी साइन थीटा, पता ही है तुमको यही होता है। और अगर यहां पे इस पैरेललोग्राम की डायगोनल्स दे रखी हो तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? हाफ ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखना है, तीनों के तीनों फॉर्मूलास पे सवाल आते हैं। तो पांचवा छठा पॉइंट, छठे में पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूलाज हैं। अगर साइड्स दे रखी हो दो एडजेसेंट तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अगर डायगोनल्स दे रखी हो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के उसको आधा करने का है। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है। अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो कर सकते हो, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। उसके बाद देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ लिया किया लैम्डा a टाइम्स लैम्डा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिया, तो बेटा इस लैम्डा को तुम बाहर भी भेज सकते हो, इस लैम्डा को तुम b के बगल में भी चिपका सकते हो, कर सकते हो, जैसे डॉट प्रोडक्ट में थी सारी चीजें। लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक फर्क है कि बेटा a डॉट b तो b डॉट a के बराबर होता है, लेकिन a क्रॉस b माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर होता है, ध्यान रखना, ये फर्क है। और अगर आपको दोनों के दोनों कंपोनेंट फॉर्म में दिए जाएं बेटा, तो आप लोगों को क्रॉस कैसे निकालना होता है? आप लोगों को डिटरमिनेंट, यहां पे बेटा क्रॉस आएगा, आई एम सॉरी, तो आपको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालने का है? ऐसे निकालने का, यहां से आपको ये वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, देखो। ठीक है, तो आपको पता है ना डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को मैं फॉर्मेशन बता देता हूं। आपको ऊपर आई जे के लिखना है पहले रो में, और फिर जो आपका पहला वाला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आएंगे रेक्टेंगुलर स्केलर कंपोनेंट्स, फिर जो दूसरा वाला वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पर मैंने जैसे आपको बताया था, जब आप एंड तक पहुंचोगे ना तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर ऐड करूंगा। सबसे पहली चीज, L आपका कॉस अल्फा था, M आपका कॉस बीटा था, N आपका कॉस गामा था। और इन्हीं सब चीजों को आप कैसे लिख सकते हो? x बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर। मतलब अगर एक वेक्टर देके मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने को बोला जाए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, x कंपोनेंट उठाऊंगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, मेरे को कॉस अल्फा मिल जाएगा। मैं y कंपोनेंट उठाऊंगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, मेरे को m मिल जाएगा, कॉस बीटा मिल जाएगा। सिमिलरली मेरे को कॉस गामा चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, z कंपोनेंट उठाऊंगा और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। उसके बाद एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी नंबर्स ए बी सी प्रोपोर्शनल टू एल एम एंड एन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगी डायरेक्शन रेशियोज की, डायरेक्शन नंबर्स की। और फिर मैंने आपको बताया था
कि ये जो एल आर एम आर एन आर है, एक्स वाई जेड जो है एक्चुअली ये आपके सिंपलेस्ट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसा वेक्टर दे दे और बोलूं मैं इसके कि इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो डायरेक्शन रेशियोज पता क्या हो जाएंगे, 2 3 4, सिंपली खत्म। ठीक है, सो दीज आर द सिंपलेस्ट डायरेक्शन रेशियोज। A इज नथिंग बट x स्केलर कंपोनेंट, जो ये B है वो कुछ नहीं है, y स्केलर कंपोनेंट, और C जो है वो z स्केलर कंपोनेंट। उसके बाद देखो, तो यही चीज यहां पे लिख रखी है बेटा, अगर आपको कोई वेक्टर इस फॉर्मेशन में दिया हुआ है, अपने कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, x y z, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, x बाय आर, y बाय आर, z बाय आर। और अगर बेटा इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आर 1 हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन सेम दिखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा भाई, इट्स प्रिटी सिंपल, 1,0,0। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, 0,1,0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा, 0,0,1। बोलो, क्लियर कहानी, बोलो 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 बोलो। क्योंकि एक्स एक्सिस को कैसे लिख सकते हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो यहां पे डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन जो भी उसका मैग्नीट्यूड है एक्स ही तो है ना, तो इसलिए 1,0,0। सिमिलरली वाई का 0,1,0, जेड का 0,0,1। फिर आते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट पे। ये फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और आप लोगों को इस वेक्टर के, वैसे ये आप 3D ज्योमेट्री में भी देखोगे कि, या फिर इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे बेटा, आप लोग ए बी वेक्टर निकालोगे तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 के जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, तो ये जो x y z स्केलर कंपोनेंट है यही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और कोसाइंस क्या हो जाएंगे, इन्हीं को ही r से डिवाइड कर दो, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए बी। समझे, यही चीज आपकी बार बारी बेटा नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगी, यानी कि 3D ज्योमेट्री में यूज होगी। उसके बाद अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं बेटा अपने कंपोनेंट फॉर्म में, और बोला जाए कि ये वेक्टर्स पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर हैं, तो आपको क्या शर्त लगानी है, क्या कंडीशन लगानी है, दैट a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 टू सम k। ठीक है, पैरेलल वाली कंडीशन जो आपने पढ़ी है वो भी यहीं पे ही सेम है, और इसके पीछे का आप लॉजिक भी समझ सकते हो, और इस चीज को आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है ना बेटा, तो आप ऊपर वाले वेक्टर्स को इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सेकंड वाला वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और इसको आप डायरेक्शन रेशियोज की मदद से भी समझ सकते हो कि a1 b1 c1 ऊपर वाले के डायरेक्शन रेशियोज हैं, a2 b2 c2 नीचे वाले के डायरेक्शन रेशियोज हैं। और जैसे मैंने बोला कि डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये जो दोनों के दोनों डायरेक्शन रेशियोज हैं ये भी प्रोपोर्शनल होंगे आपस में, उसी रिजल्ट को यहां पे यूज किया गया। भाई अब सारी की सारी थ्योरी हो गई है खत्म। देखते हैं भाई कितना टाइम लगा थ्योरी कवर करने में, 1 घंटा 18 मिनट लग चुका है थ्योरी कवर करने में। अब हम लोग बनाने वाले हैं भाई सवाल। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल बनाएंगे, मजा आएगा अब आप लोगों को। चल, और देखो यहां पर मैं जितने सवाल करा सकता हूं उतने कराऊंगा, लेकिन क्या इतने सवाल एनफ है, नहीं। आप लोगों को मैंने ये पहले भी बोला है, मेरे हर वन शॉट देखने के बाद बच्चा, जब तुम वन शॉट देखते हो उसके तुम सवाल लगाओगे सुपर 500 की पीडीएफ से। अगर तुमने अभी तक सुपर 500 की पीडीएफ नहीं ली है, जिसका डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, तो तुम लोग एक बहुत अच्छा टारगेटेड मटेरियल मिस कर रहे हो। तुम लोगों को 10 जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है, वन शॉट देखो गगन सर का, और उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने चले जाओ सुपर 500 की पीडीएफ से। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो तुम्हारे 90% पक्के हैं। तुम इसके बाद अगर ललकार सीरीज देख लेते हो चैप्टर वाइज, सबकी सब चीजें फ्री हैं बेटा, ललकार सीरीज देख लेते हो तो तुम 90 से 95 वाली रेंज में पहुंच जाओ। इतनी मेहनत तो कर सकते हो। पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू -3/4 जे कैप। एकदम बेसिक सवाल है, लेकिन बेटा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप करेगा। सबसे पहले अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो वेक्टर आपका ये रहा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब भाई आप लोग पॉजिटिव साइन के साथ लोगे, मतलब 3/4 से डिवाइड करो।
तो आपको ये माइनस जे कैप जो मिला है ये क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, और अपने को चाहिए क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप नेगेटिव कर दोगे इसका, यानी कि जे कैप आपका उत्तर आ जाएगा। और इसको विजुअलाइज करना भी बहुत इजी था, -3/4 जे कैप कुछ ऐसा होगा। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके ऑपोजिट, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव वाई में होगा, और वही क्या होता है, जे कैप ही तो होता है बेटा। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के सामने है, टू वेक्टर्स जे कैप प्लस के कैप एंड 3i माइनस जे प्लस 4k रिप्रेजेंट टू साइड्स ए बी एंड एसी ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी। तो आपको मीडियन की लेंथ बतानी है थ्रू ए बी। चलो विजुअलाइज करते हैं बेटा, ये रहा मेरा ए बी सी। ठीक है, ए बी वेक्टर क्या है बेटा, जे प्लस के, और ए सी वेक्टर क्या है मुन्ना, 3i माइनस जे प्लस 4k। अब अपने को बेटा ए से बीसी पे लैंड करती हुई मीडियन देखनी है और उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे जोड़ देते हैं। और देखो यहां पे करना क्या पड़ेगा अपने को ना पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है यहां पर। तो चलो एक काम करते हैं, ये वाला ना पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, मतलब इसके पैरेलल आप लोग ऐसे बना दो और इसके पैरेलल आप लोग ऐसे बना दो, और क्या करो, ये वाली डायगोनल को विजुअलाइज करो, इसको आप बोल दो डी। आप एक बात बताओ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, दो एडजेसेंट साइड्स अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिख रही हैं तो जो डायगोनल होता है वही आपको इसका रिजल्टेंट देता है। तो क्या आप एडी वेक्टर को इन दोनों का एडिशन लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा अपने पास 3i कैप प्लस जे माइनस जे प्लस के प्लस 4k, प्लस के प्लस 4k हो जाएगा प्लस 5k कैप। एडी वेक्टर मिल गया। अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, हेंस ये जो है ये मीडियन की डायरेक्शन में ही है। तो आप लोगों को इसको बस आधा करना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चों, वो किसके बराबर होगा आपका 9 + 25 यानी कि √34, और आपको इसको ई बोल देते हैं। ए ई की रिक्वायरमेंट है जो कि मीडियन है, ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बीसी, सो ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। दिस इज योर आंसर। समझ आया कैसे हमने बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का यूज करके ये वाला क्वेश्चन को फोड़ा है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, पॉइंट्स ए बी एंड सी हैव पोजीशन वेक्टर्स 2i j 2k शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। बेटा ये रिपीटेड टाइप का सवाल है, ऐसा सवाल ऑलरेडी हमने इस वन शॉट में किया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, ए बी वेक्टर निकाल के उसका मॉड निकालना है, बीसी वेक्टर निकाल के उसका मॉड निकालना है, एसी वेक्टर निकाल के उसका मॉड निकालना है। आप लोगों को दिखेगा इनमें से दो इक्वल आ जाएंगे तो आप लोग बोलोगे कि भाई हो गया, ये अपना क्या कहते हैं, ये अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। यू वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ बेटा 3i माइनस 5 पे p 3i माइनस pj प्लस 5k, और v वेक्टर दिया हुआ है -6i प्लस 14। राइटिंग को बेटा माइंड मत करना, ये 14 है। ठीक है, 14j प्लस qk फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q, दीज आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी के लिए सर ने बताया था, ऑब्वियस सी बात है, दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। तो लगा देते हैं फटाफट से। तो -3/6 शुड बी इक्वल टू -p/14 शुड बी इक्वल टू 5/q। अगर मैं इन दोनों को यूज करूंगा बेटा तो मेरे को यहां से p की वैल्यू सीधा सीधा दिख रही है 7 के बराबर आएगी। अगर मैं इन दोनों को यूज करूंगा तो मेरे को यहां से q की वैल्यू सीधा सीधा दिख रही है कि -10 आएगी। ठीक है दोस्त, तो p की वैल्यू 7, q की वैल्यू -10। चलो बढ़ते हैं आगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज 9/2। चलो भाई, मतलब a डॉट b जो कि a b cos थीटा होता है, a डॉट b मेरे को 9/2 के बराबर दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको a² लिख देता हूं, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो cos 60 हो जाएगा बेटा 1/2। तो मेरा यहां से मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का, वो आ जाएगा 3 के बराबर, और यही बेटा b के बराबर भी है, b के मैग्नीट्यूड के बराबर भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हेंस द आंसर इज 3 यूनिट्स। सिंपल साधारण सा सवाल था बेटा। हाँ जी,
हाँ, ये वाले सवाल को देखो बेटा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझ लो कैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, बी दिया हुआ है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जब भी बेटा ऐसा कोई भी वेक्टर निकालना हो, नॉट जस्ट यूनिट वेक्टर, ऐसा कोई भी वेक्टर निकालना हो जो कि परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर के, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है, एक ऐसा वेक्टर देता है जो कि ए और बी दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ए क्रॉस बी से कैसा वेक्टर मिलता है, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर मैं ए प्लस बी निकालूंगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 आई कैप, फिर 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये खत्म, ये हो गया माइनस जे कैप और ये हो गया माइनस 2 के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, मतलब अब हमको इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा निकले, कैसे मिलेगा, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा बेटा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, कैसे लिखते हैं, आई जे के, 2 3 4 सेकेंड रो में आएगा, और थर्ड रो में क्या आएगा, 0 -1 -2। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, यहां से जो आएगा बेटा वो तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, वो तुम्हारा सेकेंड लास्ट आंसर होगा, क्योंकि तुमको यूनिट वेक्टर चाहिए। अब एक ऐसा वेक्टर निकाल लिया जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। तो यहां से जो भी आपका आंसर आ रहा है, आप उसको उसके मॉड से, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पता चले बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आंसर लिख लो, नहीं, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, ओहो हो, लाजवाब सवाल, यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। देखो यार, कुछ चीजें ना सुन लो आप मेरी दोबारा से, मैंने आपको बताई है लेकिन दोबारा से सुन लो। अगर आपको ऐसा दिखता है कि भाई कोई से भी वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप उस वेक्टर का डॉट कर रहे हो खुद के साथ, और यहां से जो आपको आउटपुट मिलती है वो और कुछ नहीं बल्कि ए स्क्वायर ही मिलती है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का सिंपल सा मतलब होता है कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अगर कुछ ऐसे टाइप की चीज आपको दिखती है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है। वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप इसका क्या कर रहे हो बेटा, ए डॉट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ले रहे हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो यहां से आपको एक्चुअली आंसर पता है क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब आप इसको ओपन अप करोगे तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए मिलेगा, जो कि 2a डॉट बी के बराबर होंगे, और फिर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है, और ये अकॉर्डिंग टू द ऊपर वाला फॉर्मूला और कुछ नहीं है बल्कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है, ठीक है। और देखो यहां पर भी आपको स्केलर चीजें मिल रही है, स्केलर चीजें मिल रही है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसमें बहुत सवाल आते हैं बेटा। चलो, अब इस वाले सवाल को करते हैं अपन लोग। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फाइनली एक वेक्टर ही मिलने वाला है, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है, वेक्टर का स्क्वायर, मतलब ये और कुछ नहीं है बेटा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही है। वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सर ने बताया था अभी, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये ए डॉट बी का स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ या ना। ऐड करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 225। ए का आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 5, तो इसको इसके नीचे ले जाओगे बेटा, तो बी स्क्वायर क्या मिलेगा, 225/25 यानी कि 9। तो यहां से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। याद रखना बेटा, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, ए वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है बेटा, ध्यान से सुनना।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको 0 दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो आपसे बोला है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तो ये जो चीज है ना, इसको यूज करके हम लोग यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लगती है कि देखो आपको चाहिए क्या, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो इन शॉर्ट आपको ए डॉट बी तक पहुंचने का है, क्योंकि फिर आपको कॉस थीटा मिल जाएगा वहां से। तो अब यहां से मैं ए डॉट बी तक कैसे पहुंचू? तो सबसे पहले तो बेटा ए और बी को ना अलग करो सी से। तो आप ए डॉट बी को एक साइड पे रहने दो और सी को आप ले जाओ राइट हैंड साइड पे। अब एक बात बताओ, ए डॉट बी तक पहुंचना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। यार यहां पे जब मैं फॉर्मूलाज लिख रहा था तो मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ डॉट लिया था तो 2a डॉट बी आया था ना। तो अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ करता हूं कारनामा, और बेटा यहां पर माइनस सी वेक्टर डॉट विद माइनस सी वेक्टर, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। अब ये क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर है। यहां से मेरे को आउटपुट क्या मिलने वाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, या फिर इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यही तो मेरे को चाहिए था, मेरे को मिल गया। तो 2a डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर किसके बराबर है? 49। तो 49 माइनस 24, 25 माइनस ऑफ 9। तो यहां से आएगा बेटा 49 माइनस 9 माइनस 25। तो ये हो गया अपना 34, तो ये हो गया 15। ठीक है, तो ए डॉट बी आ गया बेटा यहां से मेरे पास 15/2। ठीक है, और देखो ए डॉट बी आ गया 15/2। अब ये और कुछ नहीं है बेटा, ए बी कॉस थीटा ही तो है। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस अपॉन दिस इंटू दिस। तो 15/2 15, तो 1/2 आ रहा है बेटा मेरा कॉस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। समझ आया? एकदम आपको सारी की सारी चीजें बताई हैं, ऐसी नहीं बुक में नहीं कि ये कर दो। क्यों किया है आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझाया कि पहुंचना कहां तक है, और फिर हमने आइडेंटिटी को यूज किया एक तरीके से। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और ये सब चीजें दी हुई हैं आपको। तो अगर बेटा यहां पर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं और ए वेक्टर कॉमन ले लूं तो आपको अंदर कुछ ऐसी चीज दिखेगी। अब ये दो का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0, और द एंगल बिटवीन देम शुड बी 90 डिग्री। ए वेक्टर 0 नहीं हो सकता, लिखा हुआ है। बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, तो ये भी क्या नहीं हो सकता? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा मतलब है कि ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और यही चीज आपसे पूछी गई थी, तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलो ए वेक्टर ये है बेटा, बी वेक्टर ये है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मैंने बताया था, ये वर्ड ध्यान रखना, इसका मतलब परपेंडिकुलर ही है। तो आप लोग यहां से क्या करोगे? सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालोगे, तो ये मिलेगा आपको 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा k कैप। और फिर आप निकालोगे बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि हो जाएगा अपना किसके बराबर? -4i कैप, और यहां पे 0 हो जाएगा बेटा, और यहां पर हो जाएगा 7 माइनस लैम्डा। अब आपको अगर ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट 0 के बराबर होगा, तो इनका डॉट निकाल लो यहां पर, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 0 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा लैम्डा स्क्वायर आएगा आपका 25 के बराबर। तो लैम्डा की यहां पे दो वैल्यूज आएंगी, एक 5 और एक -5। ठीक है, खत्म। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओ हो बढ़िया सवाल। देखो अगेन जो चीज सिखाई है ना वही यूज करोगे, और ऐसे ही सवाल आते हैं आपके डॉट प्रोडक्ट पे।
ए कैप बी कैप आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। प्रूफ करना है आपको ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड 2 cos थीटा बाय 2 के बराबर है। थीटा क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल्स है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं करी लेकिन दी हुई है, ध्यान रखना। अब मेरे को पहुंचना कहां तक है बेटा, यहां तक, है ना। और मैंने आपको बताया है अभी कि अगर आप इसका डॉट करते हैं इसके साथ, तो आप इसी चीज को दो तरीकों से लिख सकते हो। एक तो ऐसे कि भाई ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस दिस, एक तो इस तरीके से। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये जो आप वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हो ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट कितनी बारी सवालों में यूज हो रहा है। ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 cos थीटा हो जाएगा। यही चीज मेरे को निकालनी है, इसको एक्स स्क्वायर बोल देता हूं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को आप लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 पुट करोगे तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, तो आउटपुट यहां से आ जाएगा 2 cos थीटा बाय 2। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही लाजवाब सवाल है। कैसे करेंगे भाई, अब थकान हो गई है, पैर दर्द हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको 0 के बराबर दिया हुआ है, तो आपको इसके बारे में बताना है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके क्वेश्चन पेपर, बोर्ड के पेपर में, सैंपल क्वेश्चन पेपर में बार बार ही आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली सवाल उठकर आ जाए। तो इस सवाल को कैसे करना है आपको बताया था कि जो चीज दी होती है उसके हिसाब से सोचना रहता है। अब बेटा देखो, यहाँ पे मेरे को ए डॉट बी भी चाहिए, बी डॉट सी भी चाहिए, सी डॉट ए भी चाहिए, मतलब हर एक का डॉट हर एक से चाहिए। तो यहां पर मैं ए बी और सी को साथ में ही रखूंगा, किसी को भी राइट हैंड साइड में नहीं भेजूंगा। लेकिन मैं इसका डॉट ना खुद के साथ करता हूं और देखता हूं कि क्या मिलेगा। 0 के बराबर ही हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो देखो ए डॉट ए वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। फिर बी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी। फिर सी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तीनों पे तो ये हो जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो 9 प्लस 25 प्लस 4, तो 9 और 4 हो गया बेटा कितना आपका 13, 13 प्लस 25 हो गया आपका कितना 25 प्लस 13 38, ठीक है। तो ये हो गया 38 प्लस ए डॉट बी बी डॉट ए, टू ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट सी डॉट ए, 2 गुना हो गया, बी डॉट सी डॉट बी 2 गुना हो गया, मतलब अंदर आपके ब्रैकेट के वही आएगा जो आपको चाहिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका -38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -38/2, -38/2 मतलब -19 आंसर आएगा। चेक कर लेना यार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं पे, इतना गंदा आंसर आना नहीं चाहिए था वैसे। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 25 38, हाँ इसके अकॉर्डिंग यही आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया हो, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। चलो चलो भाई इस सवाल को देखते हैं। ए कैप प्लस बी कैप का मॉड ये दिया हुआ है, तो ए कैप माइनस बी कैप, तो मतलब कैप से समझ आ रहा है कि यूनिट वेक्टर है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है वाली चीज। तो यार अब एक बात बताओ, आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है, अगर आप इसका स्क्वायर इमेजिन करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज नथिंग बट ए कैप प्लस बी कैप डॉट विद ए कैप प्लस बी कैप। क्यों, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ए का स्क्वायर, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इमेजिन करूं तो ए कैप माइनस बी कैप डॉट विद ए कैप माइनस बी कैप।
तो यहां से भी ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां पे 2 ए कैप बी कैप और यहां पे 2 ए कैप बी कैप, यहां पे प्लस में होगा, यहां पे माइनस में होगा, दोनों के दोनों कटेंगे। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ दिस। ये चीज आपको दी हुई है 1 के बराबर, तो 1 प्लस ये चीज अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, है ना, तो ये हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी, √3 यूनिट्स। तो आंसर क्या आएगा इसका, √3। और इस चीज को आप एज अ रिजल्ट भी दिमाग में रखो कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड 1 है तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 होगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है बेटा। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है तुमको, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, बी वेक्टर ये है एंड सी वेक्टर ये है, सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन लैम्डा क्या होगा बेटा। तो कुछ नहीं करोगे यार, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे और वहां से लैम्डा की वैल्यू दिख जाएगी तुम लोगों को। आसान सा सवाल है, कर लेना। ठीक है, थक गए हैं तुम्हारे सर यार थोड़े से ना। Find area of the parallelogram whose diagonals are this and this। तो diagonals दी हुई है बेटा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बोलो, हाफ दिस क्रॉस दिस। ठीक है, अब यहां पे गड़बड़ क्या होगी आप लोगों से कि आप लोग यहां पर ए क्रॉस बी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो सबसे पहले आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करके उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे या फिर सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। मतलब अरे सर ए बी साइन थीटा निकालना है ना, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड लो, इसका मैग्नीट्यूड लो, लेकिन ये एंगल कैसे लोगे, बोलो, ये एंगल कैसे लोगे। तो या तो बेटा डॉट करके तुमको कॉस से साइन में पहुंचना पड़ेगा, उससे ज्यादा बेस्ट यही है कि तुम लोग एक काम करो, एक ही बारी में मेहनत करो, लेकिन इतना ज्यादा इधर उधर मत जाओ वरना कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। यहां से तुम लोग फटाफट से बेटा ए क्रॉस बी निकाल लेना सबसे पहले, फिर मॉडुलस निकाल लेना और फिर उसको आधा कर देना, ज्यादा बेटर वही है। ठीक है, कि कहीं पता चले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर क्या कर रहे हो, डॉट यूज करके कॉस थीटा निकाल रहे हो, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके साइन थीटा पे जा रहे हो, तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उससे बेटर है डायरेक्टली कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज दिस, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1/√3 है, तो आपको ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है बेटा। देखो ये काफी आसान सा सवाल है, आपको ए बी साइन थीटा दिया हुआ है 1/√3 के बराबर, तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/AB√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा 1/2, तो ये जाएगा 2 यहां पर, और बी है आपका 4/√3, तो √3 यहां जाएगा और 4 यहां जाएगा और यहां पर आएगा √3, तो आंसर आएगा 1/2। तो साइन थीटा अपना 1/2 है, तो क्या यहां से कॉस थीटा बताने में किसी को दिक्कत होगी क्या, बोलो, किसके बराबर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब और कुछ नहीं, ए बी कॉस थीटा ही बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/√3 इंटू √3/2, आंसर क्या आएगा बेटा 1 के बराबर आएगा। चलो अगला सवाल करो भाई, पानी पी ले थोड़ा सा अपन। ए का मैग्नीट्यूड इतना, बी का इतना, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको ये चीज दी हुई है कि जो आपका ए क्रॉस बी है बेटा ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ए बी साइन थीटा, ये आपको 1 दिया हुआ है ना, मतलब ए बी साइन थीटा आपके 1 के बराबर, बस
आपको एंगल ही तो निकालना है, तो ए बी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी क्या यहां से सिंपली। ठीक है, हाँ जी। और क्या है, ए वेक्टर 0 के बराबर नहीं है, ए डॉट बी आपको ए डॉट सी दिया हुआ है, ए क्रॉस सी आपको ए क्रॉस सी के बराबर दिया हुआ है। शो दैट, यहां पर बेटा कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर ए क्रॉस बी होगा, हाँ ए क्रॉस सी के, शो दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और ए वेक्टर 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां से बेटा आप लोग इसको यहां लेके जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहां से बेटा इसको यहां लेके जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये चीज 0 नहीं हो सकती, मतलब ये वाली चीज, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। अगर ये चीज नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाली चीज भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब बेटा देखो यहां पर केस क्या रह जाता है, 0 ये चीज कब होगी, जब यहां पर ये इसके परपेंडिकुलर हो जाए, और ये चीज 0 कब होगी, जब ये इसके पैरेलल हो जाए। तो भाई सेम ही चीज परपेंडिकुलर और पैरेलल कैसे हो सकती है, मतलब यहां पर ये वाला कंडीशन भी नहीं है, तो यहां पर ओनली कंडीशन वुड बी व्हेन दिस बिकम्स 0, दैट इज बी वेक्टर हैज टू बी इक्वल टू सी वेक्टर। वही चीज शो करनी थी, कर दी। ठीक है, a इज इक्वल टू सच दैट दिस दिस दिस। तो बेटा चलो अब ना एक आधा सवाल तुम अब होमवर्क में ले लो यार, अब ना गला एकदम खत्म होने को हो रहा है मेरा। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा जो तुमको होमवर्क में करने हैं, और ये सारे सवाल तुमको सुपर 500 में मिल जाएंगे, तो सॉल्यूशन वहां से चेक कर लेना। या तो मैं जब ललकार सीरीज कराऊंगा, ललकार सीरीज में वेक्टर कराऊंगा, तो बेटा ये सवाल मैं वहां पे इंक्लूड कर लूंगा, वहां पे तुमको सॉल्यूशन दिख जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर होमवर्क। डन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे बेटा वेक्टर का वन शॉट होता है कंप्लीट, इसके बाद अब 3D का वन शॉट और प्रोबेबिलिटी का वन शॉट विद इन 5 to 7 days आ जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। जय हिंद दोस्तों।